सभी का नमस्कार। आगे की वीडियो में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जो मूल कर्तव्य हैं, जिन्हें इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, इस मूल कर्तव्य के अंदर हमने आगे की वीडियो में 1 से लेके 5 तक मूल कर्तव्यों का अध्ययन किया था और उसमें समझने का प्रयास किया था कि ये मूल कर्तव्य क्या हैं और ये मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों को क्यों प्रदान किए गए हैं, इनका क्या महत्व है, इनकी क्या आवश्यकता है। तो 5 मूल कर्तव्यों को हमने पिछली वीडियो में समझने का प्रयास किया था। आज के इस दूसरे वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि 6 से लेके 11 तक जो मूल कर्तव्य हैं उनमें ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय नागरिक होने के नाते हमें इन 6 से 11 मूल कर्तव्यों का पालन क्यों करना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि हमारा भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा छठा मूल कर्तव्य कौन सा है जिसका हमें पालन करना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे छठा मूल कर्तव्य है जो 6 नंबर पे है, जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी समन्वित संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। यानी हमें उसके ऊपर मनन करना चाहिए या उसकी जांच करनी चाहिए कि भारतीय नागरिक होने के नाते यानी हम इस भारत देश के नागरिक हैं और हमारी जो संस्कृति है एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे अद्भुत और सबसे विशेष संस्कृति है। ऐसी भारतीय संस्कृति हमें दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। अगर हम संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में हम अपने से जो बड़े होते हैं उनको प्रणाम करते हैं। हमारी वेशभूषा हमारे संस्कृति का प्रतीक होती है। हमारे देश में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज होते हैं। हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं और अपने अपने अलग अलग प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। हमारे देश में अलग अलग प्रकार के उत्सव होते हैं। हमारे देश में अलग अलग प्रकार के मेले और त्योहार होते हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी भारतीय संस्कृति का दर्पण है, हमें बताती है कि हमारी संस्कृति कितनी रंगीन है और कितनी महान है। हमारी भारतीय संस्कृति हमें संस्कार सिखाती है, बड़ों का सम्मान करना सिखाती है, राष्ट्र का सम्मान करना सिखाती है और हमारे राष्ट्र के जो प्रतीक हैं उनका सम्मान करना सिखाती है। हमारे समाज के सम्मानीय और वृद्ध लोगों का सम्मान करना सिखाती है। इसलिए हम अपनी संस्कृति में दूसरों को प्रणाम करते हैं और जब भी हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले स्वच्छ होकर हम अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं और संध्या के समय भी पूजा करते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो हमारी संस्कृति का दर्पण है। हमारी वेशभूषा, हमारी भाषा, हमारे रीति रिवाज, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, ये सब हमारे संस्कृति के प्रतीक है। हमारे खेल, हमारे नृत्य, हमारे मेले, त्योहार, उत्सव, ये सब हमारे संस्कृति का एक दर्पण है। एक यह बताते हैं कि हमारी संस्कृति विश्व की अन्य संस्कृति से कितनी अलग है और कितनी महान है। हमें अपनी संस्कृति के आदर्शों को समझना चाहिए और हमेशा अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और उसे हमेशा अपने अंदर संजोए रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमें यही कहा जा रहा है कि हमारी जो समन्वित संस्कृति है उसकी जो गौरवशाली परंपरा है, उसके जो रीति रिवाज है, उसके जो मतलब परंपरा जो चली आ रही है वर्षों से, हमें उस संस्कृति की परंपरा को भूलना नहीं चाहिए। हमें उस संस्कृति के महत्व को नहीं भूलना चाहिए और हमेशा हमें अपनी संस्कृति के बारे में सोचना चाहिए, उसका परीक्षण करना चाहिए और हमें अपनी संस्कृति को हमेशा अपने अंदर संजोए रखना चाहिए। तो यह इस बिंदु में हमें समझाया गया है कि भारतीय नागरिक होने के नाते अपनी संस्कृति को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए और यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसके बाद हमारा जो 7वां मूल कर्तव्य है वह है प्राकृतिक पर्यावरण। हम सभी पर्यावरण में रहते हैं और पर्यावरण के प्रत्येक संसाधन का उपभोग करते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन यानी जंगल, झील यानी जिसमें एक स्थान पर पानी भरा हुआ है जो
हम कह सकते हैं कि ठहरा हुआ पानी, ठीक है ना। और नदी जिसमें बहता हुआ पानी होता है, तो हमारे देश में बहुत सारी बड़ी बड़ी और पवित्र नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं, महानदी है, ठीक है ना, नर्मदा नदी है। तो बहुत सारी नदियां हैं हमारे देश में जिसमें पानी बहता हुआ होता है। और नदी हमारे लिए एक जीवनदायिनी स्रोत है जो हमें जल के रूप में जीवन प्रदान करती है। और हम हमारे देश में नदियों को एक प्रकार से पवित्र मानते हैं। जैसे गंगा नदी की हम पूजा करते हैं, गंगा माता के रूप में पूजा करते हैं, उसे पवित्र नदी के रूप में मानते हैं और हमारी ये राष्ट्रीय नदी है। वन्य जीवों की बात करें तो हमारे देश में बहुत सारे जंगल हैं और जंगलों में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर रहते हैं। हमें इन सभी वन्य जीवों की भी हमें रक्षा करनी है और उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना है। इसलिए यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की हमें रक्षा करनी है, उसका संवर्धन करना है, यानी उसका संरक्षण करना है और हमेशा उसके विकास और उसके सुरक्षा के बारे में हमें सोचना है, ठीक है ना। और प्राणी मात्र यानी हमारे पर्यावरण में रहने वाले प्रत्येक प्राणी, ये जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसमें हम तो रहते हैं, यानी हम मनुष्य हैं और हम भी इस प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं, लेकिन हमारे अलावा जो दूसरे प्राणी इस पर्यावरण में रहते हैं, चाहे वह जानवर हैं, पक्षी हैं, ठीक है ना, जलीय जीव है या कोई भी है, तो हमारे देश में प्रत्येक प्राणी मात्र यानी प्रत्येक जीव जंतु, पशु पक्षी के प्रति हमारे मन में दया भाव होना चाहिए। यानी हमारे मन के अंदर दया का भाव होना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने लिए और हमारे परिवार के अपनों के लिए हमारे मन में एक दया का भाव होता है, या हम कह सकते हैं कि मतलब ना कोई गरीब व्यक्ति है और हम उसकी सहायता करते हैं क्योंकि उसके प्रति दया का भाव होता है, उसी प्रकार हमें इस पर्यावरण के प्रत्येक प्राणी के प्रति हमारे मन में दया भाव होना चाहिए और हमेशा उनकी सुरक्षा और उनकी रक्षा का दायित्व निभाना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि अगर हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और हमें अपने पर्यावरण को हमेशा एक प्रकार से सुंदर बनाए रखना है, तो हमें इस पर्यावरण में जो वन है, जंगल है, उनकी सुरक्षा करनी होगी। हमें वनों का शोषण नहीं करना है, हमें वनों से उतने ही संसाधन प्राप्त करने हैं जितनी की हमें आवश्यकता है, हमें वनों को काटना नहीं है। इसलिए हमें अपने वनों को सुरक्षित रखना होगा। वन सुरक्षित होंगे तो प्रत्येक जीव जंतु और प्राणी मात्र की रक्षा होगी। हमें अपनी झीलों का महत्व समझना है और हमेशा अपनी झीलों का महत्व समझते हुए उनकी सुरक्षा और उसका संरक्षण करना है। हमारी जो नदियां हैं उन नदियों की हमें सुरक्षा करनी है, हमें उसका महत्व समझना है। हम भारतीय होने के नाते अपनी नदियों को पवित्र मानते हैं और हमेशा इस सम्मान और आदर्श की भावना को, इस संस्कृति की भावना को अपने मन में बनाए रखना है। और प्रत्येक वन्य जीव, जो जीव जंतु जंगलों में रहते हैं, हमें उनकी भी रक्षा करनी है। तो ये एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम वन, झील, नदी, वन्य जीव इन सभी की रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति हम दया का भाव रखें। यह भारतीय नागरिक का 7वां मूल कर्तव्य है। इसके बाद हमारा 8वां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो मानववाद यानी मानव के लिए बात करता है, ज्ञान के अर्जन यानी कि ज्ञान को प्राप्त करने की बात करता है और हमारे समाज में सुधार लाने की बात करता है। इन सभी भावना का विकास जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर करने की बात करता है। तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हमारे मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो और हम विज्ञान के अंदर मेहनत करें, विकास करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का लाभ हमारे देश को मिले। हम लगातार विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ें और नागरिक होने के नाते वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर हम अपने समाज के प्रत्येक मानव, प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए काम करें। हम अपने समाज में सुख सुविधाओं का संचार करें, नए नए आविष्कार करें, जिससे कि हमारा समाज और हमारे समाज के प्रत्येक मानव का विकास हो सके। हम मानववाद के बारे में सोचें, यानी कि हम मानव के कल्याण के बारे में सोचें, उसके सर्वांगीण विकास के बारे में सोचें। हम लगातार ज्ञान को प्राप्त करें, अच्छे ज्ञान को प्राप्त करें, जिससे राष्ट्र और समाज का कल्याण हो सके और हम
एक प्रकार से अपने राष्ट्र को और अपने समाज को आधुनिक बना सके, नई नई हमारे देश में नई नई तकनीकों का संचार कर सके और नई नई तकनीकों और वस्तुओं का आविष्कार करके हम अपने राष्ट्र को एक प्रकार से विकसित देश बना सके। इसलिए हमें लगातार ज्ञान का अर्जन करना है। ये एक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है और हमेशा हमें सुधार की भावना और विकास की भावना जो है अपने मन में बनाए रखनी है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें हमेशा विज्ञान की दृष्टि से सोचना चाहिए, हमेशा विज्ञान की दृष्टि से आगे बढ़ना चाहिए और वैज्ञानिक क्षेत्र में हमेशा हमें लगातार ज्ञान प्राप्त करके हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए और नई नई तकनीकों और आविष्कारों के माध्यम से राष्ट्र को विकसित करना चाहिए, राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहिए और स्वयं के साथ साथ समाज के साथ साथ पूरे राष्ट्र का कल्याण हो, ऐसा हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। इसके बाद हमारा 9वां मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति। अब यहाँ पे हमारी सार्वजनिक संपत्ति की बात हो रही है। मैं आपको बता देता हूं कि सार्वजनिक संपत्ति का मतलब होता है हमारे राष्ट्र की संपत्ति, या हम क्या कहते हैं सरकार की संपत्ति। तो सरकार की संपत्ति यानी जनता की संपत्ति, हमारे देश की जनता की संपत्ति या सरकार की संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं, या हम उसे राष्ट्र की संपत्ति भी कह सकते हैं। तो इस सार्वजनिक संपत्ति जैसे सड़कें हैं, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, हवाई स्टेशन है, ठीक है ना, या फिर पार्क है, तो ये सारे के सारे जो स्थान हैं या सरकारी अस्पताल हैं या सरकारी विद्यालय हैं, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो सार्वजनिक संपत्ति हैं। हमें उस सार्वजनिक संपत्ति को हमेशा सुरक्षित बनाए रखना है, हमें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है और हिंसा से हमेशा दूर रहना है। यानी हमें कभी भी किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करनी है और जब भी हिंसा का माहौल होता है तो हमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हम देखते हैं कि हमारे देश में हमेशा आंदोलन होते रहते हैं और हमारे देश में हमेशा अपनी मांगों की पूर्ति के लिए सरकार के विरुद्ध आंदोलन करते हैं, नारेबाजी करते हैं, हड़ताल करते हैं, जिसमें लोगों के द्वारा या लोगों के किसी एक समूह के द्वारा हमेशा हिंसा होती है और हिंसा के द्वारा हमारी देश की सार्वजनिक संपत्ति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और जब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो ये राष्ट्र की संपत्ति है, जनता की संपत्ति है, और जनता की संपत्ति यानी हमारी संपत्ति को हम स्वयं नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमारा नागरिक होने के नाते मूल कर्तव्य है कि जब भी आंदोलन या हड़ताल या कोई ऐसा माहौल होता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने राष्ट्र की, अपने देश की सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, उसे किसी भी प्रकार से नष्ट ना करें और हमेशा हिंसा से दूर रहें, ठीक है ना, और हमेशा अपनी मांगों और अपनी पूर्ति और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हिंसा ना करें, ठीक है ना, शांति से कार्य करें और सार्वजनिक संपत्ति को किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है ना। ये एक नागरिक होने के नाते हमारा मूल कर्तव्य है। इसके बाद हमारा 10वां मूल कर्तव्य है, उसके बारे में हम बात करेंगे व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत से मतलब है यानी एक व्यक्ति, जैसे मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूं तो ये हो गया व्यक्तिगत। अगर मैं मेरे अलावा मेरे से ज्यादा यानी कि 2, 3, 4 या इससे ज्यादा लोगों की बात करता हूं तो वो हो गया सामूहिक। तो व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति, सामूहिक यानी एक या 2 से ज्यादा व्यक्ति, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों यानी हमारे समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे व्यक्तिगत भी होते हैं और सामूहिक रूप से भी कार्यक्रम होते रहते हैं। तो उन सभी क्षेत्र में हमें उत्कर्ष की ओर बढ़ने का यानी हमें विकास की ओर, हमें उन्नति की ओर बढ़ने का हमेशा सतत प्रयास यानी लगातार प्रयास करना चाहिए। यानी एक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपना व्यक्तिगत विकास करें। व्यक्तिगत विकास करने के साथ साथ में हमारे समाज के अंदर सामूहिक विकास की भी हम बात करें, सामूहिक विकास का भी प्रयास करें और हमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक कार्य को, जिस कार्य के द्वारा हमारे राष्ट्र और समाज का कल्याण हो सके, ऐसे प्रत्येक कार्यों के लिए हमें हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, उसके उत्कर्ष यानी उसकी उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए और यह प्रयास हमें लगातार करना चाहिए, जिससे कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से
हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में लगातार आगे बढ़ते हुए हम राष्ट्र का विकास कर सके या राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके। इसलिए इसके लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए। ये एक नागरिक होने के नाते हमारा मूल कर्तव्य है। फिर इसमें आगे कहा गया है कि जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति करेगा। अगर हम व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां यानी अलग अलग प्रकार के कार्यों से हम लगातार उन्नति करेंगे, उन्नति का प्रयास करेंगे, तो राष्ट्र का निरंतर क्या होगा, विकास होगा। राष्ट्र की लगातार प्रगति होगी, विकास होगा। और जब हम ये करेंगे तो हमारा राष्ट्र, हमारा देश नई ऊंचाइयों को छू लेगा। यानी हमारा राष्ट्र जो है धीरे धीरे विकसित होता जाएगा, शक्तिशाली होता जाएगा और हमारा राष्ट्र जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा और हमारा राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू लेगा। और जब हमारा राष्ट्र मजबूत होगा तो हमें भी हर प्रकार से सुविधा और संसाधन प्राप्त होंगे और हमारी आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति में भी सुधार आएगा। इसलिए हमेशा हमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक कार्य जो राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है, हमेशा उनकी उन्नति के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपने उन सभी क्षेत्रों में जो हमारे आजीविका के साधन हैं, और अगर हम मतलब आजीविका के उन सभी क्षेत्रों में हम ईमानदारी से काम करें, हम कोई नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, हम प्रत्येक कार्य को ईमानदारी से करें और हम अपने उस कार्य को इस प्रकार से करें जिससे कि हमें लगे कि हम किसी न किसी प्रकार से राष्ट्र के विकास में योगदान दे रहे हैं। हम कोई ऐसा भी कार्य कर सकते हैं जो सामूहिक हो और सामूहिक कार्य के द्वारा हम न केवल समाज बल्कि राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके, ऐसा कार्य भी हमें करना चाहिए। तो इसमें यही कहा गया है कि भारतीय नागरिक होने के नाते आपको व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ऐसी गतिविधियों में भाग लेना चाहिए, ऐसे कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए जिससे समाज और राष्ट्र का विकास हो सके और हमारा राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सके। इसके बाद हमारा 11वां मूल कर्तव्य यानी हमारा अंतिम मूल कर्तव्य जो भारतीय नागरिक होने के नाते हमें उसका पालन करना चाहिए। और ये जो 11वां मूल कर्तव्य है, इसके बारे में बोर्ड परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, छोटा प्रश्न आता है और कभी कभी ये इसके बारे में थोड़ा सा लघुरात्मक टाइप प्रश्न भी आता है। तो ये जो 11वां मूल कर्तव्य है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे। लेकिन इसके बारे में मैंने आपको इस बिंदु यानी ये जो बिंदु है मूल कर्तव्य, जब हमने इसको शुरू किया था तो मैंने शुरू में थोड़ा समझाया था। तो हम इस 11वें मूल कर्तव्य को यहाँ पे दोबारा ठीक ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। 86वें संविधान संशोधन 2002 यानी जब हमारे देश में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन का मतलब होता है कि जब संविधान के किसी नियम कानून में परिवर्तन होता है और नए नियम कानूनों को उसमें लाया जाता है, सुधार किया जाता है या नए कानूनों को जोड़ा जाता है, तो उसको संशोधन कहते हैं। यानी संविधान में संशोधन हो गया यानी परिवर्तन हो गया। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के आधार पर अनुच्छेद 51 क यानी यहाँ पे जो अनुच्छेद है वो 51 क की बात हो रही है। हम जानते हैं कि हमने पिछली कक्षा में नीति निर्देशक तत्व के बारे में अध्ययन किया था, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में उल्लेख किया गया है। तो उसमें जो हमारा संविधान में अनुच्छेद 51 है यानी 51 है, उस 51 के अंदर जो है एक नया बिंदु जोड़ा गया और वो नया बिंदु क्या है, अनुच्छेद 51 क यानी अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। और इस अनुच्छेद 51 क को संशोधित करते हुए इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया यानी इसमें एक नई बात जोड़ी गई यानी कि एक नया नियम बनाया गया अनुच्छेद 51 क में और उसमें संशोधन करते हुए 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। और वो 11वां मूल कर्तव्य क्या है, वो 11वां मूल कर्तव्य है कि माता पिता या संरक्षक, संरक्षक का मतलब होता है जो बच्चों को अपनी निगरानी में रखता है और बच्चों की एक माता पिता की तरह क्या करता है, देखभाल करता है, उसकी प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यानी एक माता पिता की भूमिका निभाता है, उसे कहते हैं संरक्षक। तो माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है यानी उसका कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को यानी जो अपने बच्चे जिनकी आयु जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष तक हैं, उन बच्चों को शिक्षा के लिए
अवसर प्रदान करें। यानी हमारे देश के प्रत्येक माता पिता और प्रत्येक संरक्षक या प्रत्येक माता पिता का भारतीय नागरिक होने के नाते यह मूल कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष है उनको हमारे देश में प्रारंभिक यानी मूल शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करें और उनको शिक्षा प्राप्त करने से न रोकें। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि मैं गरीब हूं और मेरे पास में धन नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं है तो मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। हमारे देश में हमारी सरकार के द्वारा सरकारी विद्यालयों में बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है और यहाँ तक कि उन्हें एक प्रकार से पोषाहार के रूप में एक वक्त का भोजन भी दिया जाता है ताकि बच्चे विद्यालय पढ़ने आ सके, गरीब बच्चों को उनकी मूल शिक्षा प्राप्त हो सके। इसलिए माता पिता होने के नाते हमें आर्थिक बहाना नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से शैक्षणिक क्षेत्र में फ्री शिक्षा के साथ साथ फ्री पुस्तकें भी दी जाती है, हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। इसलिए हमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को हमेशा प्रारंभिक शिक्षा के लिए सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और उन्हें अवसर प्रदान करना चाहिए। एक नागरिक होने के नाते हमारा यह मूल कर्तव्य है और हम अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने से रोक नहीं सकते, प्रतिबंधित नहीं कर सकते, क्योंकि इसे मूल कर्तव्य माना गया है और इस मूल कर्तव्य को हमारे देश में मौलिक अधिकार के रूप में भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पे देखा इस 11वें मूल कर्तव्य के अंदर कि हमें एक भारतीय नागरिक होने के नाते किस प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो आज की कक्षा के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार 6 से 11 तक जो बिंदु हैं जिसमें हमें बताया गया है कि एक नागरिक होने के नाते हमारे मूल कर्तव्य क्या होने चाहिए और उनका पालन करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्र के विकास, राष्ट्र के प्रभुत्व के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए और हमारे कल्याण के लिए हमें अपने इन मूल कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये हमारे राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं कि इस बिंदु के पूरा होने के बाद हमारा ये जो अध्याय है, अध्याय 2 मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व व मूल कर्तव्य, हमने इस अध्याय के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को पूरा कर लिया है और हमारा ये अध्याय अब पूरा हो गया है। ठीक है, इसके आगे का जो टॉपिक है हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। धन्यवाद।